Good morning, my dear students. And today we want to discuss about the D block elements. Okay, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नंबर ऑफ सीरीज कितनी होती है? 3D, 4D, 5D एंड 6D. वी नो दैट. एंड 6D इज द इनकम्प्लीट. So that in initial chapters we have discussed about only one series, means that 3D series. And how much number of elements come there in the 3D series? Like this: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Okay. And atomic number of this scandium: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो होगी अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कम्स इन द 3D सीरीज. एंड बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. चूँकि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे तो हम लोगों का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आना चाहिए. तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लाइक दिस: n-1 एंड n-1 D1 से 10 NH2. ओके, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं n-1 D1 NH2 से n-1 D10 NH2. ओके, ये तो हो गया इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ओके, डेफिनेशन. ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अर्थात वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो. ओके, अर्थात इस परिभाषा के अनुसार डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या हो? इनकम्प्लीट हो. वी नो दैट हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन द डी एलिमेंट डी ऑर्बिटल. सपोज दैट डी में 10 आते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए? D1 से 9. ओके, अब हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, चूँकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी कक्षक क्या होता है? कंप्लीट भरा होता है. ऐसे कौन से? जैसे जिंक, कैडमियम एंड Hg. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिंक, कैडमियम, Hg अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट तो इनको कहेंगे, लेकिन इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनके जो D10 है वो कंप्लीट भरा हुआ है. ओके, एम आई राइट? अब हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि पीरियडिक टेबल में कहाँ पे स्थित होते हैं. लाइक दिस, हमने इनिशियल स्टेज में अर्थात प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा कि अपनी जो आधुनिक आवर्त सारणी हैं वह एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक लाइक दिस. इन बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट अर्थात आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी के मध्य में उपस्थित होते हैं. ओके, ये तो बात हो गई इनकी. ठीक है, नेक्स्ट. अब माय डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि एक इनका स्पेसिफिक करैक्टर होता है उसके लिए जाने जाते हैं. उसमें कौन कौन से होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहले तो ये धात्विक गुण शो करते हैं. मेटेलॉइड्स, दे आर ऑल मेटेलॉइड्स अर्थात धात्विक गुण दर्शाते हैं. एम आई राइट? सेकेंड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन. वेरिएबल ऑक्सीडेशन
अर्थात ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अर्थात परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कैटेलाइटिक अर्थात उत्प्रेरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। एम आई राइट? ओके। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, अब चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, ये रंगीन होते हैं, दे आर शोइंग टू कलर्ड, दे आर कलर्ड। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक धातु गुण दर्शाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन है, कैटेलाइटिक के रूप में उपयोग होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, दे आर शोइंग कलर्ड। ओके, अब कलर क्यों शो करते हैं इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, ये तो यहाँ तक का हो गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लेंगे, चूँकि स्कैंडियम से लगातार जिंक तक हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, लाइक दिस, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, 1s2 2s2 2p6, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। ओके, एंड डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 21, लाइक दिस। स्कैंडियम के बाद में वेनेडियम टाइटेनियम में चलिए, एटॉमिक नंबर 22। ओके, अर्थात 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद में वेनेडियम, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितने? 23। 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद में आप क्रोमियम पा जाइए, लाइक दिस। अब माय डियर स्टूडेंट, क्रोमियम इज द इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लाइक दिस, 4s2 3d4। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, वी नो दैट 3d4 इज द अनस्टेबल इन दिस कंडीशन। ओके, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4s1 3d5। एम आई राइट? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या होगा? 3d5 4s1 या 4s1 3d5। ओके, अर्थात इसका ओवरऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। ओके, और 4, चूँकि लेकिन हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, इसका जो हो जाएगा 3d5 एंड 4s1। एम आई राइट? तो ये क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट और बढ़ते हैं। क्रोमियम के साथ में, क्रोमियम के बाद में है मैग्नीज, लाइक दिस। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 25, अर्थात इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d5। ओके, चूँकि ऑटोमेटिकली 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें आयरन का, लाइक दिस 4s2 3d6। ओके,
कोबाल्ट की हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 27, 4s2 3d5। एम आई राइट? कोबाल्ट के बाद में हम चलेंगे निकिल 28, 4s2 3d8। अब कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 29 है, तो यहाँ पर भी मैं स्टार लगा देता हूँ और इसको देखना 4s2 3d9। ओके। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन केस ऑफ द 3d9, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 4s से आएगा, क्या हो जाएगा 4s1 3d10। तो ये क्या हो गया, स्टेबल कंडीशन हो गया। ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट को अगर अपन चलेंगे जिंक, एटॉमिक नंबर 30, इट मीन्स 4s2 3d10। ओके। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है और अपन लोगों को आना चाहिए। अब इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। सेकंड हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, My dear student, what is the atomic radius and ionic radius? We know that, and किसी भी एटम में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। ठीक है। अब चूंकि इन केस ऑफ द डी ऑर्बिटल हम देखते हैं कि जनरली ट्रेंड जो होता है एटॉमिक इन पीरियडिक टेबल, वो हम देखते हैं सपोज दे लाइक दिस, लेफ्ट टू राइट। ओके। एंड लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, है ना। इन जनरली केस क्या होता है, व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा। आर मीन्स साइज, यानी कि त्रिज्या के मान, सॉरी आर का मान क्या होएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आर का मान क्या होगा, कम होगा। साइज का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, व्हाई साइज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात न्यूक्लियस चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके। अब अगर जनरल केस में बता रहा हूँ मैं, सपोज दैट हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज, चूँकि नाभिक के आवेश बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्यों अपन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर होता है बाह्यतम सेल के प्रति, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ता है। चूँकि साइज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज का मान कम होगा तो रेडियस का मान क्या होगा, अर्थात रेडियस का मान भी कम हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपन, आईपी का मान क्या होगा, आईपी का मान बढ़ जाएगा, अर्थात आईपी का मतलब आयनन बोव। अब माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयनन बोव, हम जैसा कि हम इनिशियल चैप्टर में डिस्कस किया था, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है वो क्या कहलाएगी, आयनन बोव कहलाएगा। ठीक है, एम आई राइट। अब ये तो इन जनरल ट्रेंड्स इन द पीरियडिक टेबल हो गया। अब हम जैसे सपोज दैट टॉप टू बॉटम चलेंगे, अर्थात ऊपर से नीचे चलेंगे। व्हेन वी आर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपन, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात रेडियस का मान बढ़ जाएगा। ओके। साइज का मान भी बढ़ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट, साइज का मान बढ़ेगा तो न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। चूँकि रेडियस का मान बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का मान कम हो जाएगा, अर्थात आईपी का मान भी क्या होगा, आईपी का मान कम हो जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, बिकॉज व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपन, सपोज दैट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द KLMN लाइक दिस, KLMN। ओके। अर्थात ऊपर से नीचे चलेंगे तो सेल का निर्माण होता है, इसलिए क्या होता है, एटम की साइज बढ़ती चली जाती है। ओके। तो साइज बढ़ने के बाद में क्या होगा,
न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियस चार्ज क्या कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, या उनको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एम आई राइट? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, ये समझने की कोशिश करना। ओके, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक जनरल ट्रेंड बताया कि पीरियडिक टेबल के अंतर्गत व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपन, रेडियस इज द डिक्रीज, साइज इज डिक्रीज, ओके, पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज एंड आईपी वैल्यू इज द इंक्रीज। बट इन केस ऑफ द टॉप टू बॉटम, रेडियस इंक्रीज, साइज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इज द डिक्रीज एंड आईपी इज डिक्रीज। ओके, और साइज तो बढ़ जाती है क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द के एलिमेंट। ओके, लेकिन इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा, चूँकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के रेफरेंस में हम बात करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी रेडियस में बहुत ही कम वेरिएबल मिलता है, वेरिएशन होता है, अर्थात आर का मान, अर्थात इनकी जो त्रिज्या है या साइज वो बहुत ही कम वेरिएशन होता है। इसके पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि भाई इसमें बहुत कम चेंज पाया जाता है, और इसके पीछे रीज़न ये पाया जाता है कि लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ता है लेकिन लेफ़्ट टू राइट जो इनकी रेडियस है उसके मान में बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके पीछे रीज़न है, हमने एक इफेक्ट पाया जाता है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट्स? शील्डिंग इफेक्ट्स, ओके, शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट एक इम्पोर्टेंट होता है जो कि आपके कई बार क्वेश्चन में डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट आपको आना भी चाहिए। तो ड्यू टू ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट इन केस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेडियस इज नॉट वेरिएशन। ओके, या यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो वेरिएशन होता है बहुत कम पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिस्कस व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट्स। वी नो, मैं आपको आई विल ट्राई टू माय बेस्ट, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे लाइक दिस, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल है KL M N, ओके, एम आई राइट? लाइक दिस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, चूँकि KL M N, चूँकि अपन इसी की बात कर सकते हैं N-1 जस्ट अंदर, ठीक है, एंड जस्ट आउटर सेल like this, okay. अब my dear students, we know that N-1, suppose that number of electrons कहाँ पे है, N-1 सेल में भरे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे KL M में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, N में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करते हैं, ओके। और ये न्यूक्लियस का एक अट्रैक्शन पावर होता है जिसको अपन जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, प्रभावी नाभिक अवस्था भी बोलता है। चूँकि N-1 में अपन ने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड कर दिया, ठीक है। अब इन केस ओके, वेलकम सर, कम प्लीज कम, इन केस ओके यू सेट ओनली 5 मिनट्स जस्ट लाइक, एंड वी हैव फील्ड इलेक्ट्रॉन N-1 सेल, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो अपन ने भर दे, ठीक है, इसके जस्ट बाद में कौन सी सेल आती है, आउटर मोस्ट सेल आती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बढ़ दे और इसमें बढ़ दे, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि N-1 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, अर्थात रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रभाव की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात ये इसका जो इफेक्ट रह पाएगा वो केवल N-1 तक ही रह पाएगा, जबकि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट्स कहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। ओके, थैंक यू।